वेलकम बैक। कैसे आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो स्टार्ट कर दिया हमारा वीडियो। सबसे पहला था हमारे सामने इंट्रोडक्शन। द अर्निंग ऑफ द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज फॉर एक्सपांसन ऑफ द एम्पायर एंड एक्वायर न्यू टेरिटरीज रिजल्टेड इन दीज कंट्रीज गोइंग टू एशिया एंड अफ्रीका। तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, वो सभी नए एम्पायर को, नए टेरिटरीज़ को एक्वायर करना चाहते थे, अपने अंदर हासिल करना चाहते थे और अपना जो एम्पायर है उसको और बढ़ाना चाहते थे। ठीक है, इसके लिए वो एशिया और अफ्रीका में जाते थे और वहाँ के जो टेरिटरीज़ है उसको अपने अंदर कंक्लूड करते थे, एक्वायर करते थे। ठीक है, कहाँ के? एशिया और अफ्रीका में, जिसकी वजह से जो एशिया और अफ्रीका है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा प्रभाव पड़ा। थर्स दे एस्टेब्लिश देयर कॉलोनीज एंड एक्सपांडेड देयर रूल। तो फिर उन्होंने क्या किया, अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश किया और अपने रूल को एक्सपांड किया और भी ज़्यादा बढ़ाया। कॉन्सिक्वेंटली देयर अरोज ए कॉम्पिटिशन बिटवीन यूरोपियन नेशंस टू एस्टेब्लिश कॉलोनीज। अब जो यूरोपियन नेशंस हैं उनके अंदर कॉम्पिटिशन होने लगा कि भाई कौन सा नेशन सबसे ज़्यादा जो कॉलोनीज है वो स्थापित करता है। ठीक है, और इस लालच की वजह से, इस कॉलोनाइजेशन की लालच की वजह से कि भाई किसके सबसे ज़्यादा कॉलोनी होगी, इसके लालच की वजह से जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उन्होंने इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल तरीके से एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ को लूटा। द रिजल्ट ऑफ दिस ओन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वॉज सच दैट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसकी वजह से पहला वर्ल्ड वॉर हुआ और रसिया में बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुआ। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। वेस्टर्न यूरोप एंड कॉलोनाइजेस इन एशिया अफ्रीका। तो कैसे जो वेस्टर्न यूरोप के लोग हैं उन्होंने एशिया और अफ्रीका में अपनी कॉलोनी स्थापित की। द वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज वांटेड टू एक्सपांड देयर एम्पायर इन एशिया एंड अफ्रीका। तो जो वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ठीक है, पश्चिम की यूरोपियन कंट्रीज और यूरोपियन देश, वो चाहते थे अपना जो एम्पायर है वो एशिया और अफ्रीका में एक्सपांड करने के। ठीक है, उनकी लालच थी अपनी कॉलोनाइजेशन की कि भाई हम उनके पास और ज़्यादा कॉलोनाइजेशन हो और ज़्यादा कॉलोनी हो। इसकी वजह से वो अपने जो कॉलोनाइजेशन, जो लालच है, उसको बढ़ा नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके जो आजू बाजू देश है उनकी वजह से वो ज़्यादा देश एक्वायर नहीं कर पा रहे थे। स्पेन जो है उसने कंट्रोल किया था नेदरलैंड के ऊपर, बेल्जियम के ऊपर, लग्जमबर्ग के ऊपर। फिर उसके बाद कुछ प्रोविंसेस जो है कहाँ की, स्पेन की, उसको कैप्चर कर लिया था फ्रांस ने। व्हेन द पोर्तुगीज़ किंग डाइड, जब जो पोर्तुगीज़ किंग है वो मर गए, तो विदाउट एस हायर, तो इन्होंने बिना किसी को अपने बाद हायर, मतलब उनके बाद जो राजा बनेगा उसको हायर नहीं किया और वो मर गए। इसकी वजह से जो पोर्तुगीज रूल है वो ख़त्म हो गया और उसके जो राजा बने वो थे स्पेनिश किंग, क्योंकि दोनों के बीच में खून का रिश्ता था। सो फॉर 6 डिकेड्स द मोनोपोली ऑफ एस्टाब्लिशिंग कॉलोनीज। तो अगले 6 सदी तक वो अकेले उसके ऊपर राज करते रहे, उस कॉलोनीज के ऊपर, इन नॉन यूरोपियन कंट्रीज़ वॉच विथ स्पेन। ठीक है, नॉन यूरोपियन कंट्री मतलब कि कोई भी यूरोपियन कंट्री पर उन्होंने राज नहीं किया, स्पेन में। सिमिलरली इताली एंड जर्मन स्टेट्स, इसी के साथ जो इताली और जो जर्मन स्टेट्स हैं वो भी शिकार बने इस लालच का, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के लालच के। व्हेन द यूरोपियन पावर वेर टाइटनिंग देयर ग्रिप ओवर द एशियन अफ्रीका नेशंस, जब जो यूरोपियन पावर है वो एशिया और अफ्रीका को अपनी पकड़ में ला रहे थे, मैनी ऑफ द यूरोपियन नेशंस विच हैड बिकम फ्री, बहुत से यूरोपियन नेशन जो कि फ्री थे, फॉलोइंग द फुटस्टेप ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने इंग्लैंड के ऊपर आक्रमण किया। मेड मैनी ऑफ द एफ्रो एशियन नेशन देयर कॉलोनीज, और बहुत से एशियन नेशन को अपनी कॉलोनीज बना ली। कॉलोनाइलिज्म इन एशिया, कैसे उन्होंने एशिया में अपनी जो कॉलोनी है वो एस्टेब्लिश की। आफ्टर स्ट्रेंथनिंग इट्स ग्रिप ओवर इंडिया, जैसे कि जो यूरोपियंस हैं उन्होंने अपनी पूरी पकड़ इंडिया पे हासिल कर ली, उसके बाद इंग्लैंड ने एक्सपांड किया अपना एम्पायर श्रीलंका में,
म्यांमार में, जिसको बुर्मा भी कहते हैं, सिंगापुर, मलेशिया। इंग्लैंड फिर एंटर हुई चाइना में भी, लेकिन उनके जो ओपियम का जो ट्रेड था उसके साथ चलता था, इंग्लैंड के साथ और चाइना के साथ, दोनों के बीच में जो ओपियम का ट्रेड चलता था उसकी वजह से युद्ध हुआ 1839 से 1842 तक, विच केम टू बी नोन एज ओपियम वॉर इन हिस्ट्री, जिसको ओपियम वॉर अपने इतिहास में माना गया। चाइना लॉस्ट दिस वॉर, चाइना युद्ध हार गई, इसकी वजह से उसने अपने 5 किले इंग्लैंड को दे दिया, वेर इंग्लैंड कुड कैरी ऑन देयर ट्रेड, जैसे कि इंग्लैंड वहाँ पे अपना ट्रेड कैरी कर सके, व्यापार कर सके, एंड थस एक्सपांडेड देयर एम्पायर, और फिर उन्होंने अपना एम्पायर को एक्सपांड किया। टेकिंग एडवांटेजेस ऑफ चाइना वीकनेस, चाइना की कमजोरी का लाभ उठाया जापान, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और अमेरिका ने, उन्होंने भी ट्रेड और पॉलिटिकल राइट्स भी हासिल किए। इनॉर्मस ऑयल रिसोर्सेज इन द डेजर्ट रीजन ऑफ वेस्ट एशिया attracted the Europeans to establish colonies there। अब जो यूरोपियन नेशंस हैं, ठीक है, यूरोपियंस जो हैं वो लोगों अट्रैक्ट हुए वेस्ट एशिया से, जहाँ डेजर्ट रीजन था, रेगिस्तान था, वहाँ के ऑयल रिसोर्सेज थे, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए, इसके लिए वो उधर भी गए अपने कॉलोनी एस्टेब्लिश करने के लिए। इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया एंड अमेरिका एस्टेब्लिश ऑयल कंपनीज। देखो, इंग्लैंड, जर्मनी, रसिया और अमेरिका ने अपनी ऑयल कंपनी स्थापित की। कहाँ कहाँ किया? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड बहरीन, एंड मेड एफर्ट्स टू टेक केयर ऑफ देयर ओन इंटरेस्ट, और इसका एफर्ट किया, कोशिश की कि उनका जो इंटरेस्ट है वो अच्छे से हो। कॉलोनाइजेशन इन अफ्रीका, अब कैसे अफ्रीका में लोगों ने अपनी कॉलोनी स्थापित की। द डच एस्टैब्लिश इट्स कॉलोनी फॉर द फर्स्ट टाइम एट द एंड ऑफ 15th सेंचुरी। अब भाई जो डच है उसने सबसे पहली बार 15th सेंचुरी में अपनी जो कॉलोनी है वो स्थापित की सऊदी अफ्रीका में, सऊदी अफ्रीका नहीं, साउथ अफ्रीका में। आफ्टर दैट, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस ने एस्टैब्लिश किया अपना कॉलोनी। कहाँ किया? कैप और अल्जीरिया में किया, जो कि नॉर्थ अफ्रीका में है। द वॉस्ट प्रोविंसेस ऑफ अफ्रीका सीम्ड क्वाइट सुटेबल फॉर एक्वायरिंग रॉ मटेरियल। अब जो बड़े बड़े जो प्रोविंसेस हैं अफ्रीका के, वो बहुत ज़्यादा सुटेबल लगे उनको रॉ मटेरियल्स को सेल करने के लिए और रेडी प्रोडक्ट को पोस्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ठीक है, देखिए, और जो रेडी प्रोडक्ट है उसको भी सेल करने में, इसकी वजह से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए वो वहाँ पे हुए। बिकम ऑफ विच यूरोपियन कंट्रीज कम्पिटिटेड टू एस्टैब्लिश कॉलोनी, इसकी वजह से जो यूरोपियन कंट्रीज है वो कॉम्पिटिट हुए, उनका कंपटीशन हुआ कॉलोनीज एस्टैब्लिश करने के लिए। किंग लियोपोल्ड है, जो कि बेल्जियम के किंग हैं, सेज द वॉर्थ प्रोविंसेस, जिन्होंने क्या किया, एक जब्त किया बहुत बड़ी प्रोविंस कॉन्गो की और एस्टैब्लिश किया उनका रूल। इंग्लैंड ने एस्टैब्लिश किया अपनी कॉलोनी इजिप्ट में और कुछ प्रोविंसेस ईस्ट अफ्रीका के और साउथ अफ्रीका के। फ्रांस ने एस्टैब्लिश किया कॉलोनी ट्यूनीसिया में, मोरक्को में एंड वेस्ट अफ्रीका के कुछ प्रोविंसेस में। जर्मनी ने एस्टैब्लिश किया अपना एम्पायर कुछ प्रोविंसेस में ईस्ट और वेस्ट अफ्रीका में। इटली कैप्चर द अफ्रीकन प्रोविंसेस, इटली ने क्या किया, जो अफ्रीकन प्रोविंसेस है उसको अपने अंदर ले लिया, कैप्चर कर लिया, जो कि रेड सी के नज़दीक है। स्पेन एंड पोर्तुगल, स्पेन और पोर्तुगल जो है उन्होंने भी जब्त किया कुछ प्रोविंसेस अफ्रीका के। अ कॉन्फ्रेंस फॉर द यूरोपियन नेशंस वॉज हेल्ड इन बर्लिन, और जो यूरोपियन नेशंस हैं उनकी कॉन्फ्रेंस, मतलब उनकी बातचीत हुई, कहाँ हुई? बर्लिन में हुई 1884 और 1885 के बीच में। इन द मिडस्ट ऑफ दिस कॉम्पिटिशन टू एस्टेब्लिश कॉलोनी, क्योंकि इस कॉम्पिटिशन में कि भाई जो सबसे ज़्यादा अपनी जो कॉलोनी एस्टेब्लिश करेगा, इस कॉम्पिटिशन के बारे में। डिफरेंट अफ्रीकन टेरिटरीज वेर डिवाइडेड अमोंग, बहुत सी अफ्रीकन टेरिटरीज है वो डिवाइड हुई यूरोपियन नेशंस, और अंत में एट द एंड ऑफ द कॉन्फ्रेंस,
लास्ट में कॉन्फ्रेंस में जो बहुत सी जो अफ्रीकन टेरिटरीज हैं वो डिवाइड हो गई यूरोपियन नेशंस में, ठीक है, कॉन्फ्रेंस के एंड में। थर्स द कॉलोनियल डोमिनेंस ऑफ डिफरेंट यूरोपियन नेशंस वॉज एस्टाब्लिश्ड ओवर द एंटायर अफ्रीका। अब ये जो कॉलोनियल प्रभाव पड़ा, ठीक है, कॉलोनी स्थापित करने का जो प्रभाव पड़ा यूरोपियन नेशंस द्वारा पूरे अफ्रीका के ऊपर। वाइल ऑन वन हैंड, एक तरफ द ग्रीडी यूरोपियन नेशंस वेर ट्राइंग टू कॉलोनाइज वेरियस एशियन अफ्रीकन टेरिटरीज, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ जो ग्रीडी यूरोपियंस हैं उन्होंने ट्राई किया कॉलोनाइज करने का अलग अलग एशियन और अफ्रीकन टेरिटरीज के ऊपर। और दूसरी तरफ जो जर्मनी और इटली हैं उन्होंने कंप्लीट किया प्रोसेस किस चीज़ का, रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। मतलब कि वो दोनों अपने बीच में संबंध बना रहे थे और फिर राजनीति के बारे में अपना संबंध बना रहे थे और फिर दोनों एक हो गए, ठीक है। थर्स द यूनिफाइड जर्मनी, इसकी वजह से जो जर्मनी जो अभी मिल चुकी थी इटली के साथ, प्लंग्ड इनटू द कंपटीशन ऑफ इंडस्ट्रियल, फिर वो भी आई कंपटीशन में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के कंपटीशन में, कॉमर्शियलाइजेशन और कॉलोनाइजेशन के कंपटीशन में आई कि कौन सबसे ज़्यादा कॉलोनी स्थापित करता है, फिर कौन सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री स्थापित करता है और कौन सबसे ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन करता है। थर्स दीज क्विकली चेंजेस ग्लोबल फिनोमिना, और ये जो जल्दी जल्दी जो चेंजेस हो रहे थे, कोई इधर आक्रमण करता है कोई इधर, इसकी वजह से जो ग्लोबल फिनोमिना है, मतलब जो पूरी दुनिया है वो पूरी एक्सप्लॉइटेड हो गई, ठीक है, गरीब बनती गई। सम ऑफ दिस कंट्रीज पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली, कुछ ऐसी कंट्रीज़ की वजह से जिन्होंने पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली उनको ठग लिया था, एक्सप्लॉइट कर लिया था, ये तो विच देयर डेवलपमेंट है सर, इसकी वजह से वो जो देश है उनका डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा रुक चुका था, मतलब पूरा ही रुक चुका था। दिस हैड लीड टू द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और इसकी वजह से सबसे पहला विश्व युद्ध हुआ, ठीक है। इसी के साथ आपका पार्ट 1 फिनिश होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।